आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। एक नए दिन की शुरुआत और आज एक अहम ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, वो है जीडीपी के आंकड़े। लेकिन उससे पहले जिस तरह के संकेत हैं आज बाज़ारों पर कुछ हद तक अपसाइड कैप ज़रूर है, लेकिन कोई पैनिक नहीं है मार्केट में। और कल भी अगर आप देखें तो जो दायरा था बाज़ार का वो थोड़ा छोटा था। इस छोटे दायरे में बुल्स अब जितना खेल सकते हैं उतना खेल रहे हैं फिलहाल। और वैसे भी अर्निंग सीजन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो मॉनसून और साथ ही जीएसटी ये दो इवेंट्स रहेंगे, या फिर कहें कि ये दो फैक्टर्स होंगे जो कि मार्केट पर हावी होंगे। देखिए ये आपने अहम चीज़ कही, जीएसटी। इस पर कल अमित मित्रा ने इनफैक्ट जो बयान दिया है, और ये अनसर्टेनिटी अगर बढ़ती है ना तो ये आई मीन द वे आई लुक एट इट, मूड ख़राब करने का एक रीज़न बन सकता है। ये हो सकता है कि क्योंकि इन लेवल्स पर ना जो बेयर्स हैं उन्हें एक बहाना चाहिए होता है, तो ये पोटेंशियल है इसमें वो बहाना अब तक मिल नहीं पाया है। आई होप आगे भी ना मिले। मॉनसून और जीएसटी ये दो डिसाइडिंग फैक्टर जरूर रहेंगे मार्केट्स के लिए, क्योंकि अभी भी वो तमाम शेयर्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं जो कि मॉनसून से रिलेटेड है, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हों, फर्टिलाइजर शेयर्स हों, या फिर एग्री स्पेस के स्टॉक्स क्यों ना हो, तो ये फोकस में रहेंगे। लेकिन आज आपको ऑटो स्टॉक्स पर स्पेशली इसलिए ध्यान देना है क्योंकि कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे। आपको ऑयल पीएसयूज पर भी ध्यान देना है क्योंकि इस तरह की खबरें आई कि मिनिस्ट्री ने डिलॉयट को हायर किया है पॉसिबल मर्जर को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इंडिकेटिव एक्शन में इस बीच आप देखेंगे निफ्टी को तो ये 9712 के लेवल्स दिखा रहा है। सेंसेक्स 3 अंक नीचे है, अभी बहुत शुरुआती लेवल्स हैं तो काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड दिख रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आज भी दिखेगा। सरकारी बैंकों ने पिछले कई दिनों के बाद कल चलना शुरू किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। अर्निंग्स वाले स्टॉक्स पर तो ध्यान देना ही है, और 5 स्टॉक्स हमने आपको बताए भी थे ओपनिंग से पहले जो कि अर्निंग्स के लिहाज से मजबूत हो सकते हैं। इन्फीबीम, सेल, लॉयड इलेक्ट्रिक स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना है। रुपये की शुरुआत हुई है और रुपया की जो शुरुआत है वो वीकनेस के साथ हुई 64.55 पर। इनफैक्ट मजबूत ओपनिंग हुई है क्योंकि कल 64.66 पर क्लोज हुआ था। अभी 11 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुला है। लेकिन हर रोज ठीक 7:30 बजे हम फास्ट मनी शो में आपको 20 ट्रेड्स बताते हैं। ये 20 ट्रेड्स कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज ग्रुप समूह के स्टॉक्स में काफी स्ट्रांगली मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 622 का टारगेट रखे, 604 का स्टॉप लॉस। गुजरात गैस इसलिए क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी के साथ करार किया है कंपनी ने। 782 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। एबी नोवो पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो 1672 का टारगेट रहेगा, 1646 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है यूनाइटेड स्पिरिट्स को। नतीजे ऑपरेटिंग फ्रंट पे बेहतर हैं। आज का टारगेट है 2140, 2080 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एवरेडी इंडस्ट्रीज खरीदते हैं तो 335 का टारगेट है, 315 का स्टॉप लॉस। और एवरेडी इंडस्ट्रीज जेवी फॉर्म करने जा रही है मैक्लॉयड रसल के साथ, जिसमें पैकेट टी कारोबार को ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा सांघी इंडस्ट्रीज और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और तमाम एनबीएफसी स्पेस इस समय काफी पॉजिटिव है। आज का टारगेट पीएनबी हाउसिंग पे है 1385 का। अवंती फीड्स क्योंकि स्मॉल कैप एमएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रही है, 1400 का टारगेट रहेगा, 1350 का स्टॉप लॉस। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया है शिवम ऑटो को। 54 का टारगेट है, 50.5 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। मैंने तो शुरुआत सरकारी कंपनियों के साथ करी थी। सेल और मॉयल इन दोनों कंपनियों के नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेटर आए हैं, उस वजह से तेजी देखने को मिल सकती है। मॉयल में 330 और सेल में 60 रुपये 50 पैसे का टारगेट लेके खरीदारी कर। लेकिन जेट एयरवेज की अर्निंग्स में डिसअपॉइंट किया, मुनाफा 90% ज़्यादा गिरा है। 448 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। इन्फीबीम इसको मैंने बतौर ईपीएस शामिल किया है, नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है। मुनाफा ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 950 के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एनटीपीसी इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 10% विनिवेश की योजना है सरकार की, डिस्काउंट पे होगा ऐसा एंटिसिपेशन है। 157.50 का टारगेट लेकर बिकवाली करके चलें। इसके साथ साथ लॉयड इलेक्ट्रिक, मन इंडस्ट्री, दो है और ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे हैं, उसके दम पे खरीदारी हो सकती है। लॉयड इलेक्ट्रिक में 239, मन इंडस्ट्रीज में 52 का टारगेट लेकर चलें। आरईसी एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होगा, कल से बदलाव लागू होंगे, उसका इंपैक्ट आज इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। कल नंबर्स भी काफी पॉजिटिव थे। 210 का टारगेट होगा आज के लिए। टाटा ग्लोबल एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ईयर ऑन ईयर घाटे से मुनाफे में आई, 150 रुपये का टारगेट। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स ईकेसी को शामिल किया है। चाहे आप ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर या तो फिर स्टैंड ऑन या कंसो बेसिस पे ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आज के लिए 37 का टारगेट, 35.10 का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। और आज इंडिकेटिव में निफ्टी भले ही 9700 तक गया हो या फिर एक बार इसने देखा हो 9700 का लेवल, लेकिन 9650 के आसपास कड़ा रेजिस्टेंस है। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं, राजेश सतपुते हैं और सुनील जैन भी हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश, ये कितना आसान या फिर मुश्किल है 9650 के ऊपर जाकर 9700 हिट करना निफ्टी के लिए? देखिए मीर, ये तो आसान चीज़ है, बट
डिफ़िकल्ट चीज़ है स्टॉक पिकिंग करना, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में देखें तो कई चुनिंदा स्टॉक्स 5 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहे हैं और इस समय सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है मेटल्स पे ओवरवेट होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को देखना चाहिए, जिस तरीके से फर्टिलाइजर्स के अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एंड मीर अगर इंडेक्स को 9700 जाना है तो मेरा ऐसा मानना है रिलायंस भी रैली में पार्टिसिपेट करेगा, उस पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही उसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिले वहां भी बाइंग करनी चाहिए। जी सुनील, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या व्यू है आपका? खरीदना चाहिए क्या ये स्टॉक? क्योंकि अर्निंग्स भी अच्छे आए हैं और हाउसेस भी काफी बुलिश है। ज्यादातर हाउसेस ने टारगेट्स को इंक्रीज किया है M&M पर। देखिए दोनों ही जो सेक्टर है इसके, जैसे ट्रैक्टर है वो ऑलरेडी अच्छा लास्ट ईयर कर रहा था और आगे के लिए भी जो ट्रैक्टर के सेल्स की ग्रोथ की गाइडेंस है वो कंटिन्यूस है। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट जो लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर में थोड़ा मिसिंग था वो था यूवी सेल्स, और वो अगर रूरल में रिवाइवल दिखता है तो उसका सेल्स एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है। तो दोनों ही एंगल से आगे के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि शेयर्स को करंट लेवल पे या कोई भी अच्छा करेक्शन आता है तो उसमें बाय करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए कुछ एक स्टॉक्स को देख लेते हैं। देखिए एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को ये प्री ओपन में ऑलमोस्ट 3% ऊपर इस समय है। जेट के काउंटर पर 5.5% का ड्रॉप है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियरली नेगेटिवली प्ले होते हुए जेट के काउंटर पर, और यहाँ पर 5.5-6% का प्रेशर। हालांकि आज और एक बड़ी खबर है यहाँ पर, नीति आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी है सरकार को उसमें उन्होंने ये तक कहा है कि एयर इंडिया में सरकार को 100% एग्जिट कर देना चाहिए, यानी स्ट्रैटेजिक स्टेक भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्पाइस जेट है जो कि करीब 2.25% नीचे है। लेकिन सुनील, यूनाइटेड स्पिरिट्स और जेट एयरवेज, इन दोनों पर आप क्या करेंगे इस समय? यूनाइटेड स्पिरिट में जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मुझे ये इस कंपनी में आउटलुक पॉजिटिव लगता है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगेंस्ट सिनेरियो जो कि काफ़ी ख़राब था एक स्पिरिट कंपनी के लिए, उसको देखते हुए कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया है। तो मुझे लगता है कमिंग पीरियड में ये इस पे बिल्डअप कर पाएगी, और जो ऑलरेडी उन्होंने हेडविंड देखा है उसको अगर उसके आगे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी बन रही है। जेट एयरवेज मुझे लगता है कि एयरलाइन स्पेस में जेट एयरवेज से कंपैरेटिवली वी प्रेफर इंडिगो रादर देन जेट एयरवेज। नो डाउट ये क्वार्टर जेट एयरवेज का काफ़ी वीक रहा, बट कमिंग क्वार्टर्स मुझे लगता है कि जो एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है उसमें इनकी अर्निंग को सपोर्ट मिलेगा, तो उसके लिए हम इंडिगो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जेट एयरवेज। ठीक है, इंडिगो ज़्यादा बेटर लग रहा है। जेट एयरवेज हालांकि जो प्रॉफिटेबिलिटी 90% डिप हुई है उसी का इम्पैक्ट है और 6% नीचे है अब ऑलमोस्ट इंडिकेटिव एक्शन में। यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छी बढ़त दिखा रहा है, एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है, लेकिन उस फैक्टर को हटा दे तो नंबर्स ठीक हैं। हाउसेस ने अपग्रेड भी किया है, एम्बिट ने और स्पेशली मॉर्गन स्टैनले ने 2900 तक के टारगेट्स की बात की यूनाइटेड स्पिरिट्स में। लेकिन राकेश, एक ICICI बैंक पर आपका व्यू चाहिए। आज जो MSCI इंडेक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसमें ICICI बैंक का वेटेज भी इंक्रीज हो रहा है, और एक फैक्ट ये भी कि स्टॉक का मूव ठीक रहा है अब तक। ये 323 के लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको? दिवाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट हमने 312-13 पर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करा हुआ है बाय करने के लिए, और जिस तरीके से ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है स्टॉक में मुझे लगता है 330 के लेवल शॉर्ट टर्म में ऊपर में क्रैक होने का पोटेंशियल है। जी, तो ICICI बैंक पर पॉजिटिव हैं राकेश। लेकिन राकेश, अभी थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे कि फार्मा में बहुत कमजोरी अब आपको नहीं लग रही है। रिकमेंडेशंस क्या हैं खरीदारी की तरफ? दिवाली हमने यहाँ पे कुछ भी बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को सन फार्मा से स्विच करने की राय दी थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, जहां मुझे लगता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक साल के अंदर 750 का भाव दिखा सकता है। वहां पर ऐसा नहीं लगता है सन फार्मा को देख के कि वो 700 रुपये का प्राइस भी दिखाएगा। दोनों में प्राइस डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ के अराउंड का था। मेरा ऐसा मानना है अगर सन फार्मा से आप HPCL में स्विच करते हैं तो काफ़ी लोग जो ऊपर की स्तरों में फंसे हुए हैं वहाँ पर एक सेफ एग्जिट साल भर में देखने को मिल सकता है। जी, इस बीच 12 पॉइंट ऊपर रुका है निफ्टी। जो इंडिकेटिव टिक्स है उसमें 12 पॉइंट ऊपर निफ्टी है इस समय, और गेंस जहां पर है इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि 2.25% ऊपर है, ल्यूपिन है, टेक महिंद्रा है, भारती एयरटेल, सिप्ला और सन फार्मा। ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जिस पर मुंह देखने को मिल सकता है। M&M पर राजेश, हालांकि फंडामेंटली तो कॉल्स काफ़ी आई हैं और उसमें खासकर एग्री और रूरल मार्केट जो है वहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन आने की उम्मीद है।
लेकिन इन लेवल्स पर, इस प्राइस पर M&M में अपसाइड कितनी है? गुड मॉर्निंग मेहर। M&M का जो चार्ट दिखता है, डेली चार्ट दिखता है, इट्स राइजिंग चैनल और जिसका सपोर्ट बनता है रफली 1320 के आसपास। अपसाइड में जैसे आपने पूछा कि जो रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है, तो मुझे लगता है 1430 के आसपास का इसका चैनल रेजिस्टेंस है। तो इसका जो मीडियन बनता है वो 1350 के आसपास है। तो यू कैन पुट इट दिस वे कि 1350 का जो मीडियन है इट शुड एक्ट लाइक ए सपोर्ट, और अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1420 का। ठीक है, एक बार वो 4 शेयर्स देख लीजिए जो हमने आपको बताए थे सुबह 8 बजे कि आज तेजी तय है। आप देखिए, सबसे पहले लॉयड इलेक्ट्रिक को नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, 20 रुपए के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है और स्टॉक 10% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है 2380 के लेवल्स पर। साथ ही आप देखिए मॉइल को, ये स्टॉक भी चल सकता है आज 3% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 331 के लेवल्स पर। एक देखिए इन्फीबीम, यहाँ भी अर्निंग्स का इम्पैक्ट, स्टॉक ऑलमोस्ट 4% के स्पर्ट के साथ 973 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो इस सभी शेयर्स में अच्छा मूव आज के सत्र में देखा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं आज का टुडेज ट्रेड। जो टुडेज ट्रेड आपको बताया गया था वो था जैकॉब। ये भी बताया था आपको कि नंबर्स इसके स्ट्रॉन्ग आएंगे, कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स और स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और करीब 6.5% ऊपर। जो कल का टुडेज ट्रेड था भारत गैस, उसने भी अपने टारगेट्स को अचीव किया था, 11% ऊपर क्लोज हुआ था और वही रिफ्लेक्शन अभी जैकॉब में भी दिख रहा है। लेकिन एक बार एडीएजी पॉकेट को देख लेते हैं। कल बाकी स्टॉक्स तो रिकवर कर गए, रिकवर नहीं हुआ रिलायंस कम्युनिकेशन, अभी बिल्कुल फ्लैट इंडिकेटिव एक्शन में। आज इनफैक्ट F&O बैन में भी है स्टॉक, 20 रुपए के लेवल्स पर है। CLSA ने 17 की टारगेट की बात कही है। हालांकि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, इनमें रिकवरी कल भी देखी थी और अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। राजेश, ये आर कैप या फिर आर इंफ्रा, ये जो कल 2-2.5% तक के रिकवरी इन स्टॉक्स में दिखी थी, और एक्सटेंड हो सकती है क्या? कोई आर कॉम को छोड़कर कोई और स्टॉक पिक करेंगे क्या एडीएजी से? देखिए, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम पे हमारी बात होगी है। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल की अगर बात करें तो रिलायंस कैपिटल का जो 200 DMA लेवल है दैट इज़ 550। इसका जो फॉल है, हालांकि ये ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट हुआ है, रफली 700 से हमने देखा 530 तक का करेक्शन है। तो यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, बट दिस शुड बी अ डेड कैट बाउंस। सेम विथ रिलायंस इंफ्रा, 462 कल का इसका क्लोजिंग है। जो करेक्शन हमने देखा वो 610 के आसपास है देखा और 430, तो इट वाज अ शार्प करेक्शन ऑफ 200 पॉइंट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। वो बात अलग है कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम कि वो रिलीफ रैली इंट्राडे ट्रेडर खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है दीपाली जी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक है और फिलहाल के लिए बॉटम फिशिंग ना करे। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बॉटम फिशिंग मीन्स स्लाइटली पोजिशनल। तो मुझे लगता है अभी भी काउंटर को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। खैर चलिए एक बार मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप के जो गेनर्स हैं इसमें IRB है जो कि टॉप गेनर है 3% ऊपर। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये करीब 2.5% ऊपर है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर अच्छा मूव है, ये करीब 2% ऊपर। और साथ ही ABB, एलेम्बिक, साउथ इंडियन बैंक, BEL, यूनाइटेड ब्रूअरीज और REC, इन पर अच्छा मूव है। ये REC है, आपको राकेश कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, कल एक शार्प नीचे से एक रैली देखने को मिले। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर कोई नई तेजी की जाए। प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में मजबूती एक बार फिर से फार्मा शेयर्स में दिख रही है। M&M, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स भी पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। एक IOC में मूव ठीक है, 422 के लेवल्स इसमें दिख रहे हैं, करीब 0.1% की बढ़त है। और जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि ऑयल PSUs पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि ऑयल मिनिस्ट्री ने डेलॉयट को हायर किया है ऑयल PSU मर्जर के लिए। ये IOC पर क्या राय है आपकी राजेश? देखिए, IOC का जो पैटर्न दिखता है वो रफली दिखता है कि 445 के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। अगर आज HPCL में बाइंग आती है तो लगातार में हम लोग देखते हैं कि HP के बाद BP और IOC में आती है, वो बात अलग है। आज का जो फोकस होगा IOC पे, मुझे लगता है कि 425 का जो रेजिस्टेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये 425 निकाल दे तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली है वो स्ट्रांग आ जाएगा और फिर से ये 445, 450 के आसपास का एक बार के लिए स्तर दिखा देगा। लेकिन
इसका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चन करता है कि इट कुड बी पॉसिबल कि ये थोड़ा कॉन्ट्रा हो जाए और ये इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इसका जो लेवल रहेगा दैट विल बी 410 टू वॉच। अगर 410 टूटता है तो फिर आईओसी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बट सी दिस इज़ अ रनिंग करेक्शन, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड वीक है, बट रनिंग करेक्शन एक हेल्दीनेस देगा और काउंटर में फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री करने के लिए। तो मुझे लगता है 410 टूटता है तो फिर 380 का लेवल दिख सकता है, तो दैट कुड बी एन आइडियल लेवल कि जहाँ पे हम लोग फिर से री एंटर करेंगे। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं हेवल्स को। यहाँ पर रुझान जो लॉयड्स के नंबर्स आए हैं, लॉयड इलेक्ट्रिकल्स के, उसका कुछ हद तक रब ऑफ हेवल्स पर भी देखने को मिल रहा है। हेवल्स यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक इस रेंज में स्टेबलाइज हुआ है। लॉयड इलेक्ट्रिकल्स को देखिए, ये करीब 10% ऊपर है। सुनील, इन दोनों पर क्या राय है आपकी क्विकली? देखिए लॉयड इलेक्ट्रिकल का सेल्स ग्रोथ इस बार काफ़ी अच्छा आया, बट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा था। बट मुझे लगता है कि विद द साउंड मैनेजमेंट ऑफ हेवल्स, मुझे लगता है कि लॉयड इलेक्ट्रिकल का जो कंज्यूमर पार्ट ऑफ बिजनेस है वो हेवल्स के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव शामिल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें एक नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, नया कैटेगरी ऐड हो रहा है, और जो हेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जिस तरीके की ब्रांडिंग और उसकी पेडिग्री है, मुझे लगता है कि वो उस बिज़नेस को एक नए लेवल पे ले जा पाएगा।